हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी थर्ड हिस्ट्री वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इसके पिछले वीडियो में पेपर 4 के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। आज के वीडियो में पेपर 3 के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो जिनका भी यूजी थर्ड सेमेस्टर में एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी थर्ड में हिस्ट्री होगा, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सबसे पहले वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद एक एक करके इसके सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों का वर्गीकरण एवं महत्व बताइए। दूसरा प्रश्न है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल की विशेषताओं का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है, नवपाषाण क्रांति का महत्व स्पष्ट करें। उसके बाद चौथा प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। छठा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन करें। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना करें। आठवां प्रश्न है, आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करें। और ये जो भी प्रश्न है ना, ये प्रीवियस ईयर्स से भी लिया गया है और आपके सिलेबस में जो है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वीवीआई निकाल के तब इसमें डाला गया है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो भी प्रश्न है ना, इसका जो है आंसर आपको थ्योरी वाले वीडियो में मिल जाएगा। हालांकि इसमें भी सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। अब 10वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में हुए प्रमुख परिवर्तनों की विवेचना करें। 11वां प्रश्न है, वैदिक धर्म और देवताओं की प्रकृति का वर्णन करें। 12वां प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का विकास एवं प्रभाव स्पष्ट करें। 13वां प्रश्न है, रामायण और महाभारत का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। और 14वां प्रश्न है, महाजनपदों के उदय के कारणों की विवेचना करें। उसके अलावा उसके बाद है 15वां नंबर, मगध साम्राज्य की उत्कर्ष के कारण बताइए। 16 नंबर है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उसका प्रभाव। 17 नंबर है, जैन धर्म के सिद्धांत और उसका प्रभाव। 18 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य निर्माण। 19 नंबर है, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। 20वां नंबर है, अशोक की धर्म नीति का मूल्यांकन करें। 21 नंबर है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। और 22 नंबर है, कुषाण काल का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व। उसके बाद 23 नंबर है, कनिष्क का शासन और बौद्ध धर्म का विकास। 24 नंबर है, गांधार और मथुरा कला शैली की तुलना। उसके बाद है 25 नंबर, संगम साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। क्या है संगम साहित्य का ऐतिहासिक महत्व? गुप्त साम्राज्य का उदय और विस्तार। समुद्रगुप्त का दिग्विजय का वर्णन करें। 28 नंबर है, गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था। 29 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। और अंतिम है 30 नंबर प्रश्न, चोल प्रशासन व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन का वर्णन कीजिए। तो इसमें टोटल 30 वीवीआई प्रश्न है। जैसा कि आप लोग को 4 प्रश्न का जवाब देना रहता है लघुत्तरीय में और 3 प्रश्न का उत्तर देना रहता है दीर्घोत्तरीय में। ठीक है, 4। हाँ, चलिए अब आगे आते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं सभी प्रश्नों का एक एक करके। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न यही था ना, प्राचीन भारत के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों का वर्गीकरण एवं महत्व। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि प्राचीन काल में व्यवस्थित इतिहास लेखन की परंपरा विकसित नहीं हुई थी, इसलिए इतिहासकारों को अनेक प्रकार के प्रमाणों को एकत्र कर उनके आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण करना पड़ता है। इन स्रोतों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत तथा विदेशी विवरण। तो चलिए सबको एक एक करके देखते हैं तीनों को। पहला, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे हैं जो लिखित रूप में उपलब्ध हैं। इन्हें धार्मिक और लौकिक साहित्य में बांटा जाता है। पहला, धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य देखिए, इनमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध त्रिपिटक और जैन आगम शामिल है। ये ग्रंथ धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की भी जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद से वैदिक समाज की संरचना और महाभारत से प्राचीन राज्यों की जानकारी मिलती है।
और ख में दूसरा लौकिक साहित्य। इनमें अर्थशास्त्र यानी कि जैसे कौटिल्य, इनमें अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, संस्कृत, नाटक, कविताएं और जीवनियाँ आती है। अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, जबकि राजतरंगिणी कश्मीर का ऐतिहासिक विवरण देती है। अब दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत देखिए, ये भौतिक अवशेष होते हैं जिन्हें खुदाई या खोज से प्राप्त किया जाता है। और इसमें जो है अभिलेख, पत्थर का धातु या लिखे शिलालेख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण है। अशोक के अभिलेख मौर्य काल की नीति और प्रशासन की जानकारी देती है। उसके अलावा सिक्का, सिक्कों से आर्थिक स्थिति, व्यापार और शासकों के नाम पता चलते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं समृद्धि का प्रमाण है। उसके बाद स्मारक और स्थापत्य, मंदिर, स्तूप, नगर अवशेष आदि से कला, धर्म और तकनीक की जानकारी मिलती है। हड़प्पा नगर योजना इसका प्रमुख उदाहरण है। तीसरा, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब तीसरा स्रोत पे आते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने अपने अनुभव लिखे। मेगास्थनीज, फाहियान, वेन्सवांग के विवरण प्राचीन भारतीय समाज और प्रशासन की जानकारी देती है। अब इसका क्या महत्व है तो देखिए, इन सभी स्रोतों से प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास, सामाजिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं का समग्र चित्र मिलता है। किसी एक स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय इतिहासकार सभी स्रोतों की तुलना करके सत्य तक पहुंचते हैं। इस प्रकार विभिन्न स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास को पुनर्निर्माण की आधारशिला है। अब चलिए दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल की विशेषता। पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन चरण है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, पहले देखते हैं पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल यह सबसे प्राचीन काल था जब मनुष्य खनाब दोष जीवन जीता था। मुख्य इसके क्या विशेषता था पुरापाषाण काल का? ओल्ड स्टोन एज, भोजन के लिए शिकार और फल फूल पर निर्भरता, गुफाओं में निवास, पत्थर के मोटे और खुरदरे औजार, अग्नि की खोज। उत्तर चरण में अग्नि की खोज, सामाजिक संगठन का अभाव। यह काल मानव सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाती। तो मानव सभ्यता के प्रारंभिक, यह काल मानव सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है आपका, अब दूसरा है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल देखिए, यह संक्रमण काल था जिसमें मानव जीवन में कुछ सुधार हुए। इसके क्या विशेषता था मध्यपाषाण काल का? छोटे और नुकीले औजार, शिकार के साथ मछली पकड़ना, अस्थायी झोपड़ियां, कुत्ते जैसे पशुओं का प्रारंभिक पालन, चित्रकला का विकास। इस काल में मानव अधिक संगठित जीवन की ओर बढ़ा। अब तीसरा है नवपाषाण काल। यह मानव इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन का काल था। इसकी मुख्य विशेषता नवपाषाण काल की, कृषि की शुरुआत, पशुपालन का विकास, अस्थायी निवास और गांवों का निर्माण, चिकने और घिसे हुए औजार, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, सामाजिक संगठन और श्रम विभाजन। यह काल सभ्यता के विकास की वास्तविक शुरुआत माना जाता है। निष्कर्ष, पाषाण काल के 3 चरण मानव विकास की क्रमिक क्रियाओं को दर्शाते हैं। खनाबदोश जीवन से अस्थायी कृषि समाज तक का परिवर्तन मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न क्या है? नवपाषाण क्रांति का महत्व। नवपाषाण क्रांति का क्या महत्व है तो देखिए, नवपाषाण क्रांति का महत्व। नवपाषाण काल मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है क्योंकि इस समय जीवन में मौलिक परिवर्तन हुए। इसे नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। सबसे बड़ा परिवर्तन कृषि का विकास था। मानव ने पहली बार भोजन उत्पादन शुरू किया। इससे वह अस्थायी रूप से एक स्थान पर बसने लगा। अस्थायी निवास के कारण गांवों का निर्माण हुआ और सामाजिक संगठन विकसित हुआ। पशुपालन भी प्रारंभ हुआ जिससे दूध, मांस और श्रम की सुविधा मिली। चिकने और घिसे हुए औजार बनाए जाने लगे जिससे खेती और निर्माण कार्य आसान हुआ। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ जिससे भोजन संग्रह संभव हुआ। वस्त्र निर्माण और व्यापार की शुरुआत भी इसी काल में हुई।
नवपाषाण क्रांति ने मानव को खानाबदोश जीवन से अस्थायी सभ्य जीवन की ओर अग्रसर किया। यही आगे चलकर नगरों और सभ्यताओं के विकास का आधार बना। इस प्रकार नवपाषाण क्रांति मानव सभ्यता की वास्तविक शुरुआत थी। अब चौथा है प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की मुख्य विशेषता। तो ताम्रपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी, तो देखिए, ताम्रपाषाण काल वह समय था जब मनुष्य पत्थर के साथ तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। यह नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल था। इस काल में कृषि मुख्य पेशा बन गया था। लोग अस्थायी गांवों में रहने लगे थे। तांबे और पत्थर दोनों से औजार बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तनों का व्यापक उपयोग होता था। पशुपालन विकसित था और क्या था, पशुपालन विकसित था और व्यापार के प्रारंभिक रूप दिखाई देते हैं। सामाजिक संगठन अधिक विकसित हुआ और कुटीर उद्योग का विकास भी हुआ। मालवा, आहर और जोड़वे जैसी संस्कृतियां ताम्रपाषाण काल की प्रमुख संस्कृतियां थी। यह काल तकनीकी और आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी ने आगे की धातु सभ्यताओं का मार्ग प्रशस्त किया। अब पांचवा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसकी नगर योजना अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक थी। चलिए इसको देखते हैं विस्तार में। नियोजित नगर, अब इसमें नियोजित नगर, नगरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से किया गया था। ये सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह ग्रिड प्रणाली था। ग्रिड प्रणाली हम बताए हुए हैं, ये ग्रिड प्रणाली है। इस प्रकार का रोड था, सड़क था। दूसरा, दुर्ग और निचला नगर। नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊंचा ऊंचा दुर्ग और निचला नगर। ऊंचा नगर और निचला नगर। दुर्ग में ऊंचा वाला को क्या कहा जाता था, दुर्ग, और दूसरा था निचला नगर। दुर्ग में प्रशासनिक और धार्मिक भवन थे, जबकि सामान्य लोग निचले नगर में रहते थे। जल जल निकासी व्यवस्था। जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? सबसे उन्नत विशेषता जल निकासी प्रणाली थी। हर घर से नालियां जुड़ी थी और ढकी हुई मुख्य नालियां में मिलती थी। मकान निर्माण। मकान निर्माण की बात करें तो मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। अधिकांश घरों में आंगन, कुएं और स्नानघर होते थे। सार्वजनिक भवन। मोहनजोदड़ो का महान स्नानघर धार्मिक और सामाजिक महत्व का था। अनाज भंडार भी पाए गए हैं। स्वच्छता पर ध्यान। नगरों की सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। निष्कर्ष, हड़प्पा की नगर योजना उसकी उच्च तकनीकी क्षमता और प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है। यह प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत नगरीय व्यवस्था में से एक है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था, क्या था, देखिए। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसका सामाजिक एवं आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित, संगठित और समृद्ध था। पुरातात्विक प्रमाणों से हमें उनके समाज, व्यवसाय, व्यापार और जीवन स्तर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब सामाजिक जीवन की बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो देखिए, हड़प्पा समाज सुव्यवस्थित और संगठित था। नगर योजना, समान ईंटों का उपयोग और विकसित जल निकासी प्रणाली से स्पष्ट होता है कि समाज में अनुशासन और प्रशासनिक नियंत्रण अच्छा था। समाज संभवतः विभिन्न वर्गों में विभाजित था, यह संभावना है, जैसे शासक वर्ग, व्यापारी, कारीगर और सामान्य श्रमिक। विशाल भवन और सामान्य घरों के आकार में अंतर से सामाजिक असमानता का संकेत मिलता है। परिवार सामाजिक इकाई था। पुरुष और स्त्री दोनों का समाज में महत्व था। मातृ देवी की मूर्तियों से स्त्री की प्रतिष्ठा का अनुमान लगाया जाता है। लोग स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते थे। लगभग हर घर में स्नान घर और नालियां थी। वस्त्र सूती और ऊनी होते थे। आभूषणों का व्यापक उपयोग होता था। सोना, चांदी, मनके और पत्थर से बने गहने पहने जाते थे। मनोरंजन के लिए खेल, नृत्य और संगीत के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तकी मूर्ति इसका उदाहरण है। आर्थिक जीवन। अब आर्थिक जीवन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार पर आधारित थी। अब कृषि की बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो कृषि जो है, कृषि
गेहूं, जौ, चावल और कपास की खेती होती थी। सिंचाई के लिए नदियों के जल का उपयोग किया जाता था। कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण यही मिलता है। पशुपालन, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि पाले जाते थे। बैल कृषि और परिवहन दोनों में उपयोगी थे। इसके बाद उद्योग और कुटीर शिल्प। कारीगरी अत्यंत विकसित थी। मनके बनाना, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन, आभूषण निर्माण और मुहरे बनाना प्रमुख उद्योग थे। कांसे, तांबा और पत्थर का उपयोग किया जाता था। अब व्यापार की बात करें तो व्यापार में देखिए क्या क्या था। व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों था। मतलब निर्यात भी होता था और आयात भी होता था। मोसोपोटामिया, इराक वाले क्षेत्र में मोसोपोटामिया से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मुहरे और मानकीकृत बाट तौल व्यापारिक व्यवस्था की उन्नति को दर्शाते हैं। निष्कर्ष। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन संगठित और स्वच्छ था, जबकि आर्थिक जीवन समृद्ध और विविधतापूर्ण था। कृषि, उद्योग और व्यापार के संतुलन ने इसे अत्यंत उन्नत सभ्यता बनाया। इसकी उच्च नगरीय संस्कृति और आर्थिक संगठन प्राचीन विश्व में अद्वितीय थी। 7 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ। इसके पतन के बारे में निश्चित कारण ज्ञात नहीं है, और इतिहासकारों ने कई संभावित कारण जो है बताए हैं। सबसे प्रमुख कारण प्रकृति परिवर्तन माना जाता है। नदियों के मार्ग बदल जाने या सूख जाने से कृषि प्रभावित हुई। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ या जलवायु परिवर्तन से जीवन कठिन हो गया। जीवन क्या हो गया? कठिन हो गया। और इस बाढ़ या जलवायु परिवर्तन से जीवन क्या हो गया? कठिन हो गया। कुछ विद्वान भूकंप और प्राकृतिक आपदा कुछ विद्वान जो है भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं को भी जिम्मेदार मानते हैं, जिससे नगर नष्ट हो गए। पर्यावरणीय असंतुलन जैसे अत्यधिक वनों की कटाई भी एक कारण हो सकता है। आर्यों के आक्रमण आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत पहले लोकप्रिय था, लेकिन अब इसे कम महत्व दिया जाता है क्योंकि इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। व्यापार के पतन और आर्थिक कमजोरी ने भी सभ्यता को कमजोर किया। अंततः लोग नगर छोड़कर छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में बस गए। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई प्राकृतिक और आर्थिक कारणों से संयुक्त प्रभाव से हुआ। 8 नंबर प्रश्न है, आर्यों के मूल निवास स्थान के विभिन्न सिद्धांत। आर्यों के मूल निवास स्थान का प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद समस्याओं में से एक है। इतिहासकारों और विद्वानों ने विभिन्न प्रमाणों के आधार पर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, चलिए सबको एक एक करके देखते हैं। कहाँ गया? 1 मिनट रुक जाइए, ये आगे बढ़ गया है। हाँ, विभिन्न आधारों पर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए पहला, मध्य एशिया सिद्धांत। तो मध्य एशिया सिद्धांत देखिए क्या है। यह सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार आर्य मध्य एशिया, कैस्पियन सागर के आसपास से भारत आए। भाषा समानता संस्कृत और यूरोपीय भाषा है। ठीक है, भाषा समानता, घोड़े और रथ का उपयोग तथा पुरातात्विक प्रमाण इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। दूसरा है यूरोप सिद्धांत। क्या है? यूरोप सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान यूरोप माना है। उनका तर्क है कि इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की समानता यूरोप से संबंध दिखाती है, परंतु यह सिद्धांत कम स्वीकार किया गया है। तीसरा है तिब्बत या हिमालय सिद्धांत। कुछ भारतीय विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान हिमालय क्षेत्र माना। उनका मत है कि आर्य यहीं से भारत के विभिन्न भागों में फैल गए। चौथा, स्वदेशी सिद्धांत। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और यहीं से अन्य क्षेत्रों में गए। यह राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से जुड़ा सिद्धांत है, पर इसके समर्थन में ठोस पुरातात्विक प्रमाण बहुत कम देखने को मिलता है। पांचवा है आर्कटिक
आर्किटिक सिद्धांत, तो आर्किटिक सिद्धांत क्या कहता है, तो देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वेदों के आधार पर कहा कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। चौथा, मूल्यांकन। अब चौथा, ये पांचवा हो गया आर्कटिक सिद्धांत, ये सब सिद्धांत था, ठीक है। अब मूल्यांकन की बात किया जाए, अधिकांश आधुनिक इतिहासकार मध्य एशिया सिद्धांत को सबसे अधिक प्रमाणित मानते हैं, क्योंकि भाषाई संस्कृति और पुरातात्विक प्रमाण इसे समर्थन देता है। अब निष्कर्ष की अगर जहां तक बात करें, तो निष्कर्ष देखिए, आर्यों के मूल स्थान पर मतभेद होने के बावजूद यह स्पष्ट है कि आर्य एक गतिशील जाति थी, जिसने भारत में आकर नई संस्कृति का विकास किया। उनका भारतीय इतिहास और सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। आर्यों के प्रारंभिक जीवन को दर्शाता है। इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। सामाजिक जीवन, अब बात करते हैं इसके सामाजिक जीवन की ऋग्वैदिक काल की। समाज सरल और समानतापूर्ण था। वन व्यवस्था प्रारंभिक अवस्था में थी और जन्म आधारित नहीं थी। परिवार पितृसत्तात्मक था। स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था और वे शिक्षा तथा यज्ञ में भाग लेती थी। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन की अगर बात करें, इसके आर्थिक जीवन की, तो मुख्य पेशा पशुपालन था। गाय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानी जाती थी। कृषि का प्रारंभिक विकास हुआ। व्यापार सीमित था और विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। राजनीतिक जीवन की अगर बात करें, तो राजा जनजाति का प्रमुख होता था। सभा और समिति जैसी संस्थाएं शासन में सहयोग करती थी। शासन जनतांत्रिक प्रवृत्ति का था। क्या था? जनतांत्रिक था। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष देखिए, ऋग्वैदिक काल सरल, ग्रामीण और पशुपालक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सामाजिक समानता और सामूहिक जीवन प्रमुख था। अब 10वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में हुए प्रमुख परिवर्तन। तो ऋग्वैदिक काल 1000 ईस्वी तक था, 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो ये कब से कब तक था? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल में समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। राजनीति में समाज में वन व्यवस्था कठोर हो गई और जन्म आधारित बन गई। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा और स्त्रियों की स्थिति क्या हो गई? खराब होने लगी, खराब होने लगा। आर्थिक जीवन में कृषि मुख्य पेशा बन गया। लोहे के औजारों से खेती में वृद्धि हुई। व्यापार और उद्योग का विकास हुआ। राजनीतिक जीवन में जनजातीय व्यवस्था समाप्त होकर बड़े राज्य बने। राजा की शक्ति बढ़ी और राजतंत्र मजबूत हुआ। धार्मिक जीवन में यज्ञ, कर्म कांड बढ़े और ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल परिवर्तन और जटिलता का युग था, जिसने आगे महाजनपदों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब 11 नंबर प्रश्न क्या है? तो 11 नंबर प्रश्न है, वैदिक धर्म और देवताओं की प्रवृत्ति। वैदिक धर्म प्राचीन आर्यों का धार्मिक जीवन था, जिसकी जानकारी मुख्यतः वेदों, विशेषकर ऋग्वेद से मिलती है। यह धर्म की प्रकृति पूजा पर आधारित था और इसमें अनेक देवताओं की उपासना की जाती थी। वैदिक धर्म सरल, प्राकृतिक और कर्म प्रधान था। प्राकृतिक पूजा का महत्व, बात करते हैं इसके प्राकृतिक पूजा के महत्व की। वैदिक आर्य प्रकृति की शक्तियों से अत्यंत प्रभावित थे। वे सूर्य, अग्नि, वायु, वर्षा आदि को जीवनदायक मानते थे, इसलिए उन्हें देवता के रूप में पूजते थे। देवता वास्तव में प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रमुख देवता कौन थे उत्तर वैदिक काल में? इंद्र सबसे प्रमुख देवता। वर्षा और युद्ध के देवता, वर्षा और युद्ध के देवता। अग्नि यज्ञ के माध्यम और देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाले। वरुण जल और नैतिक व्यवस्था के देवता। सूर्य, उषा, वायु आदि भी महत्वपूर्ण थे। देवताओं को माननीय रूप दिया गया था और उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए करवाए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ और कर्मकांड, यज्ञ और कर्मकांड की अगर बात करें, तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ वैदिक धर्म का मुख्य अंग था। इसमें मंत्रोच्चार और आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। यज्ञ से वर्षा, संतान, धन और विजय की कामना की जाती थी। नैतिकता और आस्था, वैदिक धर्म में सत्य, रीत और नैतिक जीवन पर बल दिया गया। पाप और पुण्य की अवधारणा भी थी।
विशेषता, अगर इसके विशेषता की बात करें तो विशेषता क्या क्या था? इसका विशेषता था मूर्ति पूजा का भाव। इसमें था मूर्ति पूजा का भाव, सरल धार्मिक विधियाँ, प्राकृतिक आधारित देवता कर्म और यज्ञ का महत्व। निष्कर्ष, वैदिक धर्म प्रकृति के प्रति श्रद्धा और सरल आस्था का प्रतीक था। यह आगे चलकर हिंदू धर्म के विकास का आधार बन गया। 12 नंबर प्रश्न है, वन व्यवस्था का विकास एवं प्रभाव। वन व्यवस्था वैदिक समाज की महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी। क्या था? महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था था। प्रारंभिक ऋग वैदिक काल में यह कर्म और योग्यता पर आधारित थी, पर उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित और कठोर हो गई। समाज 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण धार्मिक कार्य करते थे, क्षत्रिय शासन और रक्षा, वैश्य व्यापार और कृषि, जबकि शूद्र सेवा करते थे। समय के साथ वर्ण व्यवस्था कठोर होती गई और सामाजिक असमानता बढ़ी। शूद्रों और स्त्रियों की स्थिति कमजोर हो गई। इस व्यवस्था का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे सामाजिक संगठन बना, परंतु जातिगत भेदभाव भी बढ़ा। 13 नंबर प्रश्न है, रामायण और महाभारत के ऐतिहासिक महत्व। रामायण और महाभारत प्राचीन भारत के 2 महान महाकाव्य हैं। ये केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। रामायण से अयोध्या राज्य, आदर्श शासन और सामाजिक मूल्यों की जानकारी मिलती है। महाभारत से कुरुक्षेत्र युद्ध, राजनीतिक संघर्ष और राज्य व्यवस्था का चित्र मिलता है। इन ग्रंथों से प्राचीन समाज, धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्य का ज्ञान होता है, इसलिए इनका ऐतिहासिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न है, महाजनपदों के उदय के कारण। महाजनपद के उदय के क्या कारण था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। यह जनजातीय समाज से राज्य व्यवस्था की ओर परिवर्तन का परिणाम था। इसका प्रमुख कारण क्या था महाजनपदों के उदय का? कृषि का विकास। लोहे के औजारों के उपयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा, जिससे जनसंख्या और अस्थायी बस्तियां बढ़ने लगा। व्यापार और नगरों का विकास हुआ। व्यापार बढ़ने से नगरों का विकास हुआ, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण आवश्यक हुआ। राजनीतिक संगठन, जनजातियों का एकीकरण हुआ और बड़े राज्य का निर्माण हुआ। सैन्य शक्ति, अस्थायी सेनाओं के निर्माण से राज्य मजबूत हुआ। महाजनपद का उदय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम थे। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण क्या क्या है? तो देखिए, मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। इसके उत्कर्ष के कई कारण थे। पहला, भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि, नदियां और प्राकृतिक सुरक्षा। खनिज संसाधन, लौह अयस्क की उपलब्धता से मजबूत सेना। अब तीसरा, सक्षम शासक। क्या था? सक्षम शासक था। बिंबिसार जैसे अजातशत्रु हो गए, शक्तिशाली राजा अजातशत्रु हो गया, बिंबिसार। इसके अलावा अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ये सब। इसके बाद सैन्य शक्ति, नए युद्ध उपकरण और हथियारों का उपयोग। भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से मगध शक्तिशाली बन गया। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उसका प्रभाव। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने की। यह धर्म वैदिक कर्म कांड और सामाजिक असमानता के विरोध में उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने मध्यम वर्ग और व्यवहारिक नैतिक जीवन पर बल दिया। प्रमुख सिद्धांत, पहला, 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या क्या था? संसार दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा के नाश से दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अब दूसरा है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। तीसरा, मध्यम वर्ग, अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से बचने का मार्ग। चौथा, अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति दया और अहिंसा पर बल दिया। प्रभाव, इसका क्या प्रभाव हुआ? जाति व्यवस्था को चुनौती मिली, स्त्रियों को संघ में प्रवेश मिला। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य संरक्षण दिया। भारत से बाहर श्रीलंका, चीन, जापान आदि में प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का। कला और स्थापत्य का भी विकास हुआ। निष्कर्ष की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज में नैतिकता, समानता और शांति का संदेश दिया तथा भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई। 17 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के सिद्धांत और उसका प्रभाव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो कि महात्मा बुद्ध के पुत्र हैं,
इसे संगठित रूप दिया। यह धर्म अहिंसा और तपस्या पर आधारित है। इसका प्रमुख सिद्धांत क्या था? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जीवन। जैन धर्म और जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आत्मा की मुक्ति को जीवन का लक्ष्य माना गया। प्रभाव, इसका क्या प्रभाव हुआ? व्यापारिक वर्ग में लोकप्रिय हुआ। अहिंसा की भावना समाज में फैली। साहित्य और कला का विकास हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने नंद वंश को पराजित कर मगध में सत्ता स्थापित की। उनके गुरु चाणक्य ने राजनीतिक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपलब्धियां, मगध विजय हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। उत्तर पश्चिम में यूनानी शासक सेल्यूकस को हराया, सेल्यूकस निकेटर। विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। उनका प्रशासन संगठित और केंद्रीकृत था। राजधानी पाटलिपुत्रा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। महत्व, उन्होंने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता प्रदान किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी मौर्य प्रशासन की? मौर्य प्रशासन अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत था। पहला, सम्राट, राजा सर्वोच्च सत्ता था। मंत्री परिषद राजा को सलाह देती थी। प्रांतीय प्रशासन, साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। चौथा, राजस्व व्यवस्था, भूमि पर प्रमुख आय स्रोत था। पांचवा, गुप्तचर व्यवस्था, जासूसी तंत्र मजबूत था। गुप्तचर व्यवस्था। अर्थशास्त्र से प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। निष्कर्ष, मौर्य प्रशासन प्राचीन भारत का सबसे विकसित प्रशासनिक तंत्र था। 20वां प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मूल्यांकन। अशोक मौर्य वंश के महान शासक थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धम्म नीति अपनाई। धम्म के सिद्धांत अहिंसा था, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजा कल्याण। उन्होंने अपने विचारों को शिलालेख में अंकित करवाया। प्रभाव, नैतिक शासन, बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण। निष्कर्ष की अगर बात करें तो अशोक की धम्म नीति भारतीय इतिहास में नैतिक शासन का अद्वितीय उदाहरण है। मतलब इसके जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, अब इसके पतन का क्या कारण है? अशोक के बाद कमजोर शासक आए। विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करना कठिन हो गया। आर्थिक संकट और प्रांतीय विद्रोह बढ़ गया। अंततः 185 ईस्वी पूर्व में वंश का क्या हो गया? गुड बाय, टाटा हो गया, अंत हो गया। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, कुषाण काल का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व। कुषाणों ने उत्तर भारत में शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। व्यापार और संस्कृति का विकास हुआ। बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला। 23 नंबर प्रश्न है, कनिष्क का शासन और बौद्ध धर्म का विकास। कनिष्क महान कुषाण शासक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन करवाया। गांधार कला का विकास हुआ। उनके शासन में व्यापार और संस्कृति फली फूली। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, गांधार और मथुरा कला शैली की तुलना। गांधार कला पर यूनानी प्रभाव था। मथुरा कला भारतीय शैली पर आधारित थी। दोनों ने बुद्ध प्रतिमाओं के विकास में योगदान दिया। 25 नंबर प्रश्न है, संगम साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की जानकारी मिलती है। 26 नंबर प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का उदय और विस्तार। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की नींव रखी। समुद्रगुप्त ने विस्तार किया। गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में फैला। तो इसी प्रकार 26, 27 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर का आंसर है। तो ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको आपका सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं फंसेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तो धन्यवाद।